हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के लिए ईस्ट एजुकेशन चैनल की ओर से 10th क्लास का 5th चैप्टर जो कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इस चैप्टर के इंडेक्स क्वेश्चंस लाई हूँ। इस चैप्टर के पेज वाइज एक एक क्वेश्चन हम करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। इस वीडियो को आप ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है पेज नंबर 81 पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, डिड डोबेनियर ट्रेन ऑल्सो एग्जिस्ट इन द कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि डोबेनियर ट्रेड्स क्या होता है, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स क्या होते हैं, तभी हम आगे इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं ना। तो मैं आपको बताती हूँ डोबेनियर ट्रेड क्या है। डॉबिनियम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया, उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया। जैसे कि एग्जांपल लेके भी चलती हूँ मैं आपके साथ साथ। जैसे कि इन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, अब हम इनको देखें तो लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है और हमारा पोटेशियम का 39 होता है। ठीक है, तो इन्होंने इस तरीके से अरेंज किए। तो इन्होंने जो बीच वाला एलिमेंट था वो हर 3 जो ट्राइड बनाए उस सब में हम ये फॉलो हो रहा था कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास आ रहा था वो पहले लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। जैसे अगर वैसे तो हम इन्होंने लिया ही इस तरीके से कि 7, 23, 39 है ना, लेकिन यहाँ हर ट्राइड में तीनों जो ट्राइड दिए यहाँ पे ये फॉलो हो रहा था कि जो बीच वाला था वो उनके एवरेज के बराबर था, पहले और लास्ट वाले का। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे लिथियम पोटेशियम का लें है ना, तो लिथियम 7 और 39 अपॉन 2, इसका अगर हम एवरेज करें तो लगभग ये 23। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आसपास आए, एक नंबर आगे आ जाए, पॉइंट से आगे आ जाए, लेकिन बहुत अप्रॉक्स में आसपास ही आ रहा था। तो ये डॉबेनियर ट्रेड थी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेड को एक्सप्लेन कर पाए थे। ये पहली तो मैंने आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की बता दी कि ये 3 एलिमेंट अरेंज किए अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास 7, 23 या 39। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया हर बार कि जो बीच वाला एलिमेंट था वो पहले और लास्ट वाले के एवरेज के बराबर था। ऐसे ही बाकी 2 भी मैं आपको इधर ही बता देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये दूसरी वाली ट्रेड थी। तो जैसे हम क्लोरीन है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। जस्ट एक्चुअली क्या होता है, ये एटॉमिक मासेस जस्ट डबल होते हैं उनके एटॉमिक नंबर के, बट ये ज़रूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्टली हो, अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। वही आगे थोड़ा बहुत पॉइंट से हो जाए या एक नंबर आगे बढ़ जाए, कभी कभी 2 भी नंबर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लगभग जो है एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होते हैं हमारे एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये दूसरी वाली जो ट्रेड थी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की, इसमें भी जो ब्रोमीन था इसका जो एटॉमिक मास है 80, वो हमारे क्लोरीन और आयोडीन के एवरेज के बराबर था। और तीसरी ट्रेड जो बताई थी इन्होंने वो थी हमारी कैल्शियम, स्ट्रॉन्टेनियम, SR का सिंबल होता है, बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40 होता है, स्ट्रॉन्टेनियम का 88 होता है एटॉमिक मास और बेरियम का 137 होता है। इसमें भी यही रूल फॉलो हो रहा था कि स्ट्रॉन्टेनियम का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज है कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के। ठीक है, और एवरेज निकालना सबको पता है, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। और 2 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने 2 ही एलिमेंट को लिया है ना, इसलिए। ठीक है, एवरेज इस तरीके से 3 ट्राइड। इनका एक ये जो लिमिटेशन था, क्यों फेल हो गई डोमिनेट ट्रेड, क्योंकि इतने सारे एलिमेंट्स नोन थे उस टाइम, सिर्फ जो ट्राइड इनकी फॉलो हुई थी वो इन्हीं 3 के ग्रुप में फॉलो हुई थी। यही 3 ट्राइड भी बता पाए थे, इसीलिए डॉबिनियर का जो ट्रेड का फॉर्मूला था वो फॉल्स हो गया, फेल हो गया और आगे ये फॉलो नहीं हुआ। ठीक है,
मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। ऐसे ही मैं आपको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बताती हूँ। जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। तो ऑक्टेव्स मतलब क्या होता है, जैसे ऑक्टेट था 8 है ना, यहाँ पे भी ऑक्टेव्स में 8 से ही रिलेशन है एक चीज़ का, कि यहाँ पे न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि जो पहला वाला एलिमेंट था और जो लास्ट वाला एट्थ एलिमेंट था उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर आ रही थी। ठीक है, सिमिलर की उन्होंने। फॉर एग्जांपल भी लेके चलती हूँ मैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये कितने हो गए? 7 हो गए। और जैसे ही फ्लोरीन रखा तो ये जो फ्लोरीन है 8th एलिमेंट, ये फर्स्ट वाले एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा था। ऐसे ही फिर आगे चलिए सीरीज़, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, फिर ये जो क्लोरीन है ये भी इसी वाले हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन इस पूरे को पूरा फुल्ली फॉलो कर रहा था कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एकदम सेम होंगी। लिथियम, बेरिलियम, पोटेशियम की जो होंगी वो एकदम सेम होंगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की जो होंगी वो एकदम सेम होंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या था, जैसे सारे गामा पा के बाद जो सारे गामा दोबारा से रिपीट होता है जैसे टून में होता है, ऐसे ही इसी में भी ये भी है कि हर 7 एलिमेंट के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किससे रिलेटेड होगी? फर्स्ट वाले से रिलेटेड होगी। ठीक है, हाइड्रोजन की फ्लोरीन से, और फ्लोरीन के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा वो आएगा हमारा क्लोरीन, तो उसकी भी प्रॉपर्टी एकदम हाइड्रोजन, फ्लोरीन के जैसी ही सेम होगी। तो ये था हमारा ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि क्या होता है डॉबेनिएटेड और क्या होता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसमें ये बोला है कि जो डॉबेनिएटेड है क्या एग्जिस्ट करती है न्यूलैंड ऑक्टेव्स में। अगर करती है तो किस तरीके से करती है, कंपेयर करो। तो ये देखिए, जब मैंने आपको दोनों सीरीज़ बताई तो उनमें से एक कॉमन भी आ रहा था। जब हमने देखा डॉबेनियर वाले में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम देखा, तो इस वाले में भी हमारा आ रहा है ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और जब हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किया तो उसमें जो सेकंड वाला कॉलम आपने ध्यान दिया हो, सेकंड वाला कॉलम में भी हमारा यही आ रहा था। तो इसमें यही क्वेश्चन पूछा है, क्या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में भी डॉबेनिएटेड की एक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो हमने प्रूफ भी दिखा दिया, तो यस करती है। तो हम आंसर क्या देंगे, करती है, एग्जिस्ट करती है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में कहाँ करती है, कॉलम में करती है। और एग्जाम्पल के तौर पे कौन से हैं, हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है जो कि डॉबेनिएटेड में भी हैं और हमारे किस में हैं, डॉबेनिएटेड के साथ साथ ये हमारे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के सेकंड वाले कॉलम में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आपको मैं यही साथ साथ एक और बात बता दूं कि जैसे मैंने आपको डॉबेनिएटेड का भी एक क्यों फेल हुआ ये बताया कि इसके लिमिटेशंस क्या आते हैं, कि जो डॉबेनिएटेड है सिर्फ 3 ही ट्राइड को फॉलो कर पाया था, 3 ही एलिमेंट्स को अरेंज, मतलब पूरे टोटल 9 एलिमेंट्स, लेकिन 3 के ग्रुप सिर्फ 3 ही बना पाया था, है ना। तो इतना ही बना के और उन बाकी एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही न्यूलैंड ऑक्टेव में जो लिमिटेशंस थी वो ये थी कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में सिर्फ कैल्शियम तक ही ये वाला फॉलो कर रहा था रूल, उसके बाद जो एलिमेंट थे उनको फॉलो नहीं कर पा रहा था। इसीलिए न्यूलैंड का जो ऑक्टेव्स का लॉ था वो भी फेल हो गया था। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसका आंसर अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो मैं दोबारा से शॉर्ट में बता देती हूँ। डॉबेनिएटेड में जो एलिमेंट्स आते हैं क्या वो न्यूलैंड्स ऑक्टेव में भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं डॉबेनिएटेड कोई,
तो हाँ, हमारी जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाली है वो हमारी न्यूलैंड ऑक्टेव में सेकंड कॉलम में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ डॉर्बेनियर क्लासिफिकेशन। तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि डॉर्बेनियर की क्लासिफिकेशन में क्या डिफेक्ट था। उनका ये डिफेक्ट था, सिर्फ वो तीन ही ग्रुप बना पाया था और टोटल हमारे सिर्फ 9 एलिमेंट्स को ही डिस्क्राइब कर पाया था अपने ट्रायड में, है ना। और बाकी एलिमेंट उसके डॉर्बेनियर ट्रेड को फॉलो कर ही नहीं रहे थे, इसीलिए फेल हो गए थे, इसीलिए लिमिट हो गया था। लिमिटेशंस की यही होंगे। ठीक है, तो जो डॉर्बेनियर ट्रेड था उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया था? तो उन्होंने अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास, ऊपर भी बताया था मैंने आपको। तो क्वेश्चन के अनुसार आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, बट लिखेंगे कैसे? ये इस तरीके से फेल हो गया कि जितना भी उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे ट्राइड के फॉर्म में एलिमेंट जिसमें सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी, तो ये सिर्फ 3 ही ट्राइड को बता पाए थे अपने ट्राइड में। ठीक है, 3 ही ट्राइड्स बता पाए थे, जैसे कि हमारे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और कैल्शियम, स्ट्रोंटेनियम और बैरियम। सिर्फ ये ही 3 ट्राइड, पहली ट्राइड, दूसरी ट्राइड, तीसरी ट्राइड। इसके बाद जितने भी एलिमेंट थे, एलिमेंट तो और भी थे इनके अलावा भी, लेकिन और एलिमेंट ट्राइड को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, और यही हमारे डॉर्बेनियर की लिमिटेशंस थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? What were the limitations of Newland's law of octaves? अब न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का भी मैंने ऊपर थोड़ा सा आपको बताया कि सारे गामा पा जिस तरीके से टोन होती है, बाद में फिर से सारे गामा पा आता है। इस तरीके से इन्होंने ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज किया कि जो पहला एलिमेंट था और 8th एलिमेंट था, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेम आ रही थी, है ना। तो लिमिटेशन सबसे बड़ी जो थी वो ये थी कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो पा रहा था। ठीक है, कहाँ तक फॉलो हो पा रहा था? सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो हो पा रहा था। और भी इसकी लिमिटेशंस हैं कि जैसे कि हमारा आयरन, कोबाल्ट और निकल है ना, ये वैसे ही हमें ये पता है कि क्या है, हमारे सारे ही मैग्नेट को अट्रैक्ट करने वाले हैं, तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी हो गई? सेम हो गई। बट जो हमारे न्यूलैंड्स थे उन्होंने क्या किया था? आयरन, कोबाल्ट और निकल को एकदम अलग कर दिया था, जबकि ये भी एकदम फॉल्स स्टेटमेंट हो गया कि ये सब अलग हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से ये था न्यूलैंड के लिमिटेशंस। तो हम पहले ये देख लेते हैं कि जो न्यूलैंड्स थे उन्होंने किस तरीके से अरेंज किया था और किस तरीके से क्या क्या टॉपिक्स थे, और थोड़ा थोड़ा इसमें सारी चीज़ें अच्छे से डीपली पढ़ लेते हैं। तो पहला कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एप्लीकेबल था क्लासिफिकेशन करने में सिर्फ कैल्शियम तक, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। दूसरी बात कि कैल्शियम के बाद जो हर एक एलिमेंट आ रहे थे वो हमारे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, मतलब हर एक 8th एलिमेंट जो फर्स्ट वाले के बराबर नहीं हो रहा था। सेकेंड पॉइंट कहता है कि न्यूलैंड ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही बता पाया कि उस टाइम पर 56 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, और 56 एलिमेंट के बाद और मोर एलिमेंट्स इसमें ऐड नहीं होंगे, फ्यूचर में भी कोई डिस्कवरी नहीं होगी एलिमेंट की। बट ये भी इनकी स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, क्योंकि 56 के बाद भी और भी काफ़ी एलिमेंट्स आए। पता ही है हम सबको कि हमारे नोन एलिमेंट्स 118 हैं। ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव इसलिए भी इसकी लिमिटेशंस हो गई, फेल हो गया ये। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कहता है कि इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल में फिट करने के लिए न्यूलैंड ने दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में पुट कर दिया। जैसे स्लॉट बनती हैं तो एक स्लॉट में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो सकता है, बट इन्होंने क्या किया कि दो स्लॉट में एक ही मतलब एक स्लॉट में दो एलिमेंट डाल दिए। ठीक है,
एंड जैसे और कॉलम में भी डाल दिए, और अलग अलग एलिमेंट्स थे वो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी, जबकि और तब भी उनको सेम सेम कॉलम में डाल दिया, तो इसके लिए भी वो फॉल्स हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया, जैसे कि कोबाल्ट है, निकल है, इनको इन्होंने एक ही स्लॉट में डाल दिया, यहाँ स्लॉट की बात हुई है, ठीक है, एक ही स्लॉट में डाल दिया। एंड टू इन द कॉलम ऑफ एलिमेंट, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम सेम नहीं है, बट फिर भी इनको सेम एक ही जगह डाल दिया। तो ये सारी लिमिटेशंस थी हमारी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। मेनली हमारे 4 पॉइंट्स हैं, मैं आपको ब्रीफली फिर से बता देती हूँ। पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल हो पाई थी इनकी जो थ्योरी थी न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है, और कैल्शियम के बाद जितनी भी एलिमेंट थे वो फॉलो नहीं कर पा रहे थे इनके ऑक्टेव्स को। सेकेंड बात ये, इन्होंने ये बोला कि 56 एलिमेंट्स नोन हैं और इसके बाद कोई भी और एलिमेंट्स फ्यूचर में नहीं आएंगे, बट ये भी फेल हो गया क्योंकि इसके बाद कई और एलिमेंट्स आए, डिस्कवरी हुई उनकी। तीसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने अनलाइक एलिमेंट जो प्रॉपर्टी सेम सेम नहीं थी उनको भी एक ही साथ डाल दिया, एक ही कॉलम में डाल दिया, साथ साथ एक ही स्लॉट में डाल दिया, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में डाल दिया। तो ये थी लिमिटेशंस हमारी किसकी, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की। इस तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पेज नंबर 85 पर, मैडलिफ पीरियोडिक टेबल यूज़ करो और फॉर्मूला बनाओ ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है, किस किस का, पोटेशियम का, कार्बन का, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का और बेरियम का। तो देखिए इसमें मैडलिफ पीरियोडिक आना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस ऑक्साइड फॉर्म में नॉर्मली हम कैसे अपना फॉर्मूला क्रिएट करते हैं, मैंने आपको पहली भी वीडियोज़ में बना के दिखाई है कि फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है ना। तो बहुत सिंपल है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सारी थ्योरी पता होनी चाहिए तभी हम करें, ये कुछ भी नहीं है। जैसे कि पोटेशियम है, ऑक्सीजन है ना, हमें पता होनी चाहिए बस इनके एटॉमिक नंबर्स और इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और उसके बाद ये पता होना चाहिए कि कितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो एलिमेंट अपनी शेल में लास्ट वाले में, या कितने देगा या कितने शेयर करेगा। जितने देगा, लेगा या शेयर करेगा वही उसकी वैलेंसी होगी। तो इस तरीके से आपको अगर फॉर्मूले बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मेरी उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को देखिए। मैं यहाँ पे पूरी वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसीलिए मैं डायरेक्ट ही लूँगी कि जो हमारा पोटेशियम है उसकी वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसीलिए इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा जो फॉर्मूला है ऑक्साइड फॉर्म का वो हमारा पोटेशियम ऑक्साइड K2O बनेगा। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट देख लें तो नेक्स्ट में बोला गया है कार्बन का हमें बनाना है ऑक्सीजन के साथ, सॉरी कैल्शियम कर दिया मैंने, कार्बन का बनाना है ऑक्सीजन के साथ। तो जो कार्बन है उसकी वैलेंसी अगर हम देखें तो कितनी होती है, 4 होती है। 4 एलिमेंट्स को वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। और यहाँ पे 2 यहाँ पे वैलेंसी होती है क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरीके से जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे C2O4 भी बोल सकते हैं हम इसको, और यहाँ पे CO2 भी हम आराम से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम जो है हमारा उसका वैलेंसी कितनी होती है, उसकी 3 होती है। ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए जैसे कि प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, जैसे हमारा ऑक्सीजन है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कि K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, है ना, लेकिन हमारे मतलब टोटल एटॉमिक नंबर होता कितना है ऑक्सीजन का, तो वो होता है हमारा 8 होता है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे 8 तो हो नहीं सकता, यहाँ कितने होंगे, 6 होंगे। और 6 में अगर इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना लास्ट शेल का तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और जो लेगा वही उसकी वैलेंसी होगी, इसीलिए 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी। ऐसे ही एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 13, ठीक है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो होता है 2, 8 एंड 3,
तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ले तो सकता नहीं है क्योंकि हाई अमाउंट हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन की, है ना। इतनी एनर्जी नहीं दे सकता है वो कि ले 5 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो क्या करता है, इन 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, दे देता है, निकाल देता है अपने शेल से। तो इसीलिए जो देगा या लेगा, जो शेयर करेगा, वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए 3 इसकी वैलेंसी हो जाएगी। और इस तरीके से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फॉर्मूला क्रिएट होगा वो Al2O3 हमारा फॉर्मूला क्रिएट होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसी तरीके से बाकी के भी हैं हमारे। सिलिकॉन ऑक्साइड फॉर्म में इसका हमारा 4 होता है, इसका 2 होता है, और ये सेम वही सारी चीज़ें बनेंगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है, कोई भी न्यू चीज़ नहीं है। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसे ही हमारा बेरियम ऑक्साइड का भी बन जाएगा, बेरियम की 2, ऑक्सीजन की भी 2, और इस तरीके से ये हम इसको Ba2O2 भी बोल सकते हैं और साथ साथ BaO भी बोल सकते हैं आराम से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिसाइड गैलियम, गैलियम के अलावा कौन से अदर एलिमेंट हैं since discovered that were left by Mendeleev in his periodic table। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या हो गए थे, ये लेफ्ट हो गए थे, छूट गए थे, उनका बताना है हमें। तो हमारा गैलियम के अलावा, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, 2 अदर एलिमेंट कौन से थे, जर्मेनियम और स्कैंडियम। ये वो एलिमेंट थे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हो गए थे और बाद में इनकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है या समझाना नहीं है। जर्मेनियम, स्कैंडियम और गैलियम। तो गैलियम के अलावा पूछा है तो हमें बाकी 2 जर्मेनियम और स्कैंडियम हो जाएंगे। स्कैंडियम के अलावा पूछा होता तो गैलियम और जर्मेनियम हो जाते। जर्मेनियम के अलावा बोला होता तो गैलियम और स्कैंडियम हो जाते, ठीक है। एक ट्रिक बता दो, जैसे गैलियम 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 गैलियम, है ना। वैसे स्कैंडियम 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 कुछ रिदम बन रही है ना। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वर द क्राइटेरिया यूज्ड बाय मेंडलीव इन क्रिएटिंग हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो उसने कौन कौन से क्राइटेरिया को यूज़ किया था। तो देखिए, हमें इतना तो पता होना ही चाहिए कि जो मेंडलीव थे उन्होंने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग बनाई थी, और जैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो किसके अकॉर्डिंग किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था, और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो उन रिलेशन क्या हो गया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने जो अपना बनाया था पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने, उसमें रिलेशनशिप क्रिएट किया था उन्होंने एलिमेंट्स के बीच में, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस और उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में इन्होंने रिलेशन क्रिएट किया था। इन्होंने सिमिलैरिटी यूज़ की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और हाइड्राइड्स में, ऑक्साइड में किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है, सेम हो रही है तो सेम को एक जगह रख दिया था, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने किया था मेंडलीव ने। दोबारा से बता देती हूँ, आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो। मेंडलीव ने सबसे पहली बात, आप पॉइंट वाइज यूज़ कीजिए कि किस तरीके से उन्होंने किया था, क्रिएट किया था अपने पीरियोडिक टेबल को। तो अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था। किसके किया था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में किया था, मतलब किस तरीके से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी सेम है तो सेम डाल दो। किस तरीके से इन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है हाइड्राइड्स की, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है ऑक्साइड्स की, उन एलिमेंट के साथ में जब रिएक्शन हो रही है तो उनको भी जब सेम सिमिलर उन्हें लगा तो उसको भी साथ साथ डाल दिया। तो ये 3 पॉइंट थे, ये आपको याद करना है, आप आंसर आराम से मेक कर सकते हैं। एटॉमिक मास, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और किस तरीके से फॉर्मेशन हो रही है उन एलिमेंट की हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के साथ। तो ये सारे रिलेशंस थे जो यूज़ किए थे उन्होंने मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है
कि एक सेकेंड, प्रॉब्लम क्या हो रही है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू यू थिंक द नोबल गैस आर प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप। देखिए, जो नोबल गैस है हमारी वो 18 ग्रुप के एलिमेंट्स में है, और 18 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो हमारे होते हैं इनर्ट गैस भी बोलते हैं उनको, नोबल गैस भी बोलते हैं उनको हम, ठीक है। और ये ऐसी गैस हैं जो एटमॉस्फेयर से बहुत कम, मतलब जितनी भी एलिमेंट्स है बहुत कम मिलती हैं, अकेली रहती हैं। जैसे हम सोच सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में जैसे घुलना मिलना पसंद नहीं है तो वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है, एक रूम में पड़े रहना पसंद करता है। ऐसे यहाँ पर भी है, नोबल गैसेस जो हैं वो हमारे 18 ग्रुप के एलिमेंट जिनको हम ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं, ज़ीरो ग्रुप भी कहते हैं। ज़ीरो ग्रुप क्यों? क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है वो ज़ीरो होती है। अब इनकी वैलेंसी ज़ीरो क्यों होती है? क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 18 ग्रुप के एलिमेंट का तो वो होता है 2, 8 और 8। तो इसका ऑक्टेट एकदम कंप्लीट है, इसको ना इलेक्ट्रॉन लेना होता है ना इलेक्ट्रॉन देना होता है, क्योंकि इसकी एकदम कंप्लीट है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट्स की, ठीक है। इसीलिए इसको ज़ीरो ग्रुप भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया क्यों इन्हें अलग रखा जाता है। तो इनको अलग इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनर्ट होते हैं नेचर में और किसी के साथ भी रिएक्ट करना पसंद नहीं करते, अलग रहते हैं, इस कोई रिएक्शन नहीं करते हैं ये अदर एलिमेंट के साथ। इसीलिए इनको एक अलग ग्रुप में, जिसे हम ज़ीरो ग्रुप नाम देते हैं क्योंकि उनकी वैलेंसी ज़ीरो होती है, अलग रखते हैं ताकि पूरे हमारे पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, डिस्टर्ब ना हो हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये इसका रीज़न होता है। यहाँ देख लेते हैं इसमें क्या बोला गया है। नोबल गैसेस आर प्लेस इन अ सेपरेट ग्रुप बिकॉज ऑफ द इनर्ट नेचर। इनर्ट नेचर मतलब वही होता है एकदम अलग रहना, किसी के साथ भी रिएक्ट ना करना, किसी अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन उसकी पॉसिबल ना होना, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं ये गैसेस, और दे आर केप्ट इन ग्रुप कॉल्ड ज़ीरो ग्रुप कहते हैं क्योंकि दैट दे डोंट डिस्टर्ब द यस, कि एग्जिस्टिंग जो ऑर्डर है हमारा पीरियोडिक टेबल का उसको वो डिस्टर्ब ना करें, इसीलिए उन्हें अलग ग्रुप में रखा जाता है, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्योंकि मैं अपने 100% आपको एफर्ट दे रही हूँ कि आपको समझ में आए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दे पाएँ कि आपको फिर से याद करने की, रट्टा मारने की ज़रूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो आप एंड तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को और मेरी हर वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। देखिए, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रही हूँ तो आपका भी बनता है कि एक लाइक तो बनती है ना। तो शेयर भी कीजिए हमारी वीडियो को, और जो इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ये भी देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 90 पर है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ कुड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल रिमूव वेरियस एनोमलीज ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो हमारा जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था वो आगे चल के सेटिस्फाइड नहीं कर पाया सारी चीज़ों को, है ना। तो नया पीरियोडिक टेबल बन के तैयार हुआ और वो था हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अब ये क्वेश्चन पूछा गया किस तरीके से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसने जितनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, या जितनी भी कमियां थी, हम ये बोल सकते हैं जितनी भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कमियां थी, किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उन कमियों को रिमूव कर दिया। तो देखिए, पहले तो हमें बात ये पता होना चाहिए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कमियां क्या क्या थी। मैंने आपको ऊपर भी बताई हैं वैसे तो, बट फिर भी बता देती हूँ कि पहली जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने किसके अकॉर्डिंग किया था, अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी बात कि इन्होंने आइसोटोप्स को बता नहीं पाए थे, उनकी प्लेस नहीं बता पाए थे आइसोटोप्स की, हाइड्रोजन की प्लेस भी नहीं बता पाए थे मेंडलीव अपने पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की थी, हाइड्रोजन मतलब हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्म में इन्होंने रिएक्शन करने की कोशिश की थी, उनको एक साथ डालने की कोशिश की थी, है ना। बट इन सब चीज़ों को किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने रिमूव किया, तो
सबसे पहली बात तो ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो अरेंज किया एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ओके, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को डिस्क्राइब नहीं कर पाए थे कि कहाँ उनकी पोजीशन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने आइसोटोप्स जो हैं हमारे एलिमेंट्स के। अब आइसोटोप्स मैं आपको बता देती हूँ होता क्या है। आइसोटोप्स हमारे ऐसे होते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास अलग होते हैं। ठीक है, वो एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मासेस अलग होते हैं वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो आइसोटोप्स कोई भी एलिमेंट के सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनमें, इसका मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब, इसीलिए उनको सेम पोजीशन दी गई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की कोई पता ही नहीं थी कि कहाँ क्या है, क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात कि जो कोबाल्ट निकल हैं उनको प्लेस किया गया 9th और 10th पोजीशन में। ठीक है, 9th और 10th पोजीशन में उनको किया गया। और कोबाल्ट निकल कैसे हैं, सेम सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे ये, है ना। तो हाइड्रोजन और जो सेम मेन बात, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई पोजीशन नहीं पता लग पाई थी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है उसके सबसे ऊपर ही रख दिया गया, हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया गया पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, सबसे ऊपर रख दिया गया हाइड्रोजन को। तो ये सारी जो भी कमियां थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में रिमूव कर दी। ये 4.45 पॉइंट है हमारे, जो इस हिसाब से उन्होंने सब कुछ मतलब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी वो एकदम सही हो गए। देखिए, हर चीज़ एकदम परफेक्टली तो हो नहीं सकती, अभी भी थोड़ी बहुत कमियां हैं, बट फिर भी वेल सेटिस्फाइड हैं इससे। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, बट अभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यही पढ़ रहे हैं। जब तक आगे की कुछ नई डिस्कवरीज नहीं होती हैं तब तक हम यही सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम 2 एलिमेंट्स who would expect to show chemical reactions similar to magnesium। ऐसे नाम बताइए एलिमेंट्स के जो कि मैग्नीशियम जिस तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, रिएक्शन शो करता है, वैसे ही अदर कौन से 2 एलिमेंट होंगे वो भी मैग्नीशियम की तरह प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। और जो आप चॉइस करेंगे एलिमेंट्स को उनका बेस भी बताना है कि किस हिसाब से आप चॉइस कर रहे हैं। तो देखिए, इसको तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं, अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जो मैग्नीशियम है हमारा वो हमारे सेकंड वाले ग्रुप में आता है। हमारा सेकंड ग्रुप है जो बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, याद है आपको? बेटा मांगे कन्या सुंदर बोलने या कार स्कूटर बोलने, ठीक है, सुंदर बापू राजी वाले जो एलिमेंट है इसमें आता है हमारा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के अलावा अगर हमें 2 एलिमेंट यूज़ करने हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो तो जाहिर सी बात है वो एक ही ग्रुप में आने चाहिए। तो इसीलिए सेकंड ग्रुप में मैग्नीशियम है, तो बाकी अदर 2 एलिमेंट्स भी हमें सेकंड ग्रुप वाले ही लेने हैं। ठीक है, तो अदर ग्रुप वाले कौन कौन से ले सकते हैं? बेरिलियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, है ना। आगे भी बताया मैंने, उनमें से भी कोई ले सकते हैं। तो हमने आसपास के ही ले लिए, तो सेकंड ग्रुप में फॉलो कर रहे हैं हम, कोई भी ले सकते हैं इनमें से। तो इसमें यही बोला था तो हमने ले लिया कि कैल्शियम बेरिलियम जो हैं वो सिमिलर हैं, क्योंकि 3 एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सेम ग्रुप में। 2 वैलेंसी हैं इसकी। 2 वैलेंसी कैसे हैं? यहाँ पे 2 है इसका एटॉमिक, यहाँ पे सेकंड ग्रुप है, इसको अगर हम देखें तो 2 ही वैलेंसी होगी, क्योंकि ये 2 दे देंगे अपने पूरे, है ना। तो 2 वैलेंसी हैं इनकी, और सारे ही ग्रुप की वैलेंसी भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं ग्रुप में से ले रहे हैं एलिमेंट्स को, इसलिए। तो बहुत इजी सा है, कैल्शियम एंड बेरिलियम जो है मैग्नीशियम। हमें अगर पीरियोडिक टेबल याद है, मैं ऐसा करूँगी आपको लास्ट में थोड़ा पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर दूँगी जो मेन है। ठीक है, ग्रुप वाइज तो कर ही दूँगी एटलीस्ट। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेम, नाम बताइए 3 एलिमेंट्स के जिनके सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए वही बात,
अगर आपको एटॉमिक वो पीरियोडिक टेबल याद है तो बहुत अच्छे से कर लेंगे आप। सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनके आउटर मोस्ट शेल में, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उनकी वैलेंसी 1 होगी। तो जो हमारा पहला वाला ग्रुप होता है ना, जिसे हम बोलते हैं हेलिना की रब से फरियाद, है ना, हेलिना की, यहाँ लिख देती हूँ, रब से फरियाद। तो जितने ये सारे हमारे एलिमेंट्स हैं, इनके जो एटॉमिक नंबर है वो कितने, यहाँ पे जैसे एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होंगे, बट ग्रुप फर्स्ट है ये, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो सबकी 1 ही होगी। अब वैलेंसी 1 क्यों होगी? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाते रहते हैं, उनके जो एटॉमिक नंबर है वो तो ग्रुप नंबर है वो तो इंक्रीज़ होते ही हैं, और जिस हिसाब से ग्रुप नंबर होते हैं वैसे ही हम उनको वैलेंसी को भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले की पहली होती है, 2 की, दूसरे वाले ग्रुप की 2 होती है, तीसरे वाले ग्रुप की, अब तीसरा वाला ग्रुप तो है नहीं इसमें, तो कौन सा ग्रुप होता है? 13 ग्रुप होता है, फिर 14 होता है, फिर 15 होता है, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ठीक है, इस तरीके से होते हैं। आप ये देखिए, मैं आपको लास्ट में बताती हूँ ये चीज़ को और एक अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। तो मेन बात यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके होंगे लास्ट शेल में? सिंगल इलेक्ट्रॉन उन एलिमेंट्स के होंगे जो पहले ग्रुप में लाइक करते हैं। आपको इन क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट आपको ग्रुप वाइज तो याद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन किसके होंगे? जिसका ग्रुप जो है पहला होगा। तो सारे ही लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1 1 होंगे। तो इनमें से हम किसी का भी एग्जांपल ले सकते हैं, लिथियम का ले सकते हैं, सोडियम का ले सकते हैं, पोटेशियम का ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा 2 एलिमेंट्स बताइए दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो जो दूसरा ग्रुप होगा हमारा, दूसरा ग्रुप जो होगा हमारा, जैसे बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बापू राजी, ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, क्योंकि ये सेकंड ग्रुप में लाइक करते हैं। तो इनमें से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, बेरिलियम ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, कैल्शियम ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम दिखा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 एलिमेंट्स बताइए विद फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, मीन्स पूरे ही शेल भरे हुए हों। तो मैंने आपको ऊपर बताया जो हमारा 18 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, वो हमारे सारे 8 हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 8 एंड 8। तो यहाँ पे जो लास्ट शेल है उसके पूरे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, 8 के 8 हैं, तो ये पूरे फुल्ली भरे हुए हैं, है ना। तो इनमें कौन कौन सी होती है? ज़्यादा हमारी इनर्ट गैस, नोबल गैस जिन्हें हम बोलते हैं, ज़ीरो वैलेंसी वाले ग्रुप बोलते हैं, ज़ीरो ग्रुप बोला जाता है। इनमें कौन से आते हैं? मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, हेना, लिखते जाइए, हेना, नेहा और करण ने 0 रन किए। लिख लीजिए जिसको नहीं पता हो। तो ये हमारे 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इनमें से हम किसी के भी नाम ले सकते हैं। यहाँ 3 बोले हैं तो हम हीलियम ले सकते हैं, नियॉन ले सकते हैं, जिसके हमें एटॉमिक नंबर याद हो, ठीक है, उनको लेना, ताकि उनको आप दिखाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, तो अच्छा इफेक्ट पड़ता है जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो, ठीक है। तो ये थे आपके तीनों क्वेश्चन जो मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मेटल्स हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए। इज़ देयर एनी सिमिलर इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट? इनमें कोई सिमिलैरिटीज़ है? तो देखिए ऊपर भी हम बता चुके हैं कि सिमिलैरिटी क्या है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे हमारे एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट ग्रुप में लाई करते हैं, और फर्स्ट ग्रुप में लाई करते हैं अगर, तो इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनकी वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए इनमें सिमिलैरिटी ये हम बोल सकते हैं आराम से।
जो वाटर के साथ ये रिएक्ट करते हैं ये सारे। हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको, जो पहला ग्रुप होता है वो हमारा मेटल्स होता है हमारा, ठीक है, अल्कली मेटल्स होता है, और दूसरा होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे मैं आपको सारी चीज़ें बताती रहूँगी। और मैं सोच रही हूँ कि आपको पीरियड टेबल पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन एक अलग से वीडियो बनाऊँ उसको, क्योंकि उसके बिना हम क्वेश्चन कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी ऐसी हिंट दे रही हूँ, आपको याद रहेगा अगर आपको अच्छे से इस वीडियो को देखें, आप 3-4 बार देखें तो ऑलमोस्ट आपके दिमाग में फिक्स ही हो जाएगा। इस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर ही रही हूँ आपको, ठीक है। चलिए फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीलियम इज़ एन अनरिएक्टिव गैस। यस, क्योंकि 18 ग्रुप के एलिमेंट है हमारा हीलियम, और ये रिएक्ट होती नहीं है, एकदम नोबल गैस है, और ठीक है। और नियॉन जो है वो गैस है एक्सट्रीमली लो रिएक्टिविटी। नियॉन और हीलियम सारे 18 ग्रुप के एलिमेंट हैं हमारे। तो इसमें ये बोला है व्हाट इफ़ एनीथिंग डू द एटम्स हैव इन कॉमन। इनके एटम्स में क्या कॉमन है, तो देखिए क्या है, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये, पहली बात तो ये। और इनके आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं ना। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2, 8 एंड 8, तो आउटर मोस्ट शेल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं इसके। ये इनके कॉमन चीज़ें। और ज़ीरो वैलेंसी होती है, क्योंकि वो ना इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन और मेरा एक्सप्लेनेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। तो फर्स्ट 10 एलिमेंट्स होते कौन से हमारे, वो बता दूं मैं आपको। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। आपने 9th क्लास में भी 1 to 10 तो स्टार्टिंग में 1 to 20 पढ़े होंगे आपने। पूरा सीरीज़ है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पूरा वो किया गया है, उसको सीरीज़ बना के याद करवाया है, 20 तक याद करवाया, कैल्शियम तक। मैं आपको यहाँ पे 10 की बोला है तो 10 ही दिखा रही हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये हमारे 10 एलिमेंट्स। अब इनमें ये बोला है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से मेटल्स हैं, स्टार्टिंग के 10 एलिमेंट्स में कौन कौन से मेटल्स हैं। तो देखिए हमारा जो लिथियम, मैंने आपको क्या बताया था कि कौन से मेटल हैं, अल्कली मेटल्स। फर्स्ट जो हमारा ग्रुप है जिसमें आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं पहला और दूसरा दोनों ही ग्रुप हमारे मेटल्स होते हैं वैसे तो, लेकिन पहला हमारा अल्कली मेटल्स होता है, दूसरा हमारा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होता है। तो यहाँ पे मेटल्स बात पूछिए एकदम सेपरेटली, अल्कली या सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो पूछा नहीं है, तो हम सारे मेटल्स के नाम बताएंगे। तो हमारा लिथियम है, बेरिलियम है, ठीक है, बोरोन है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये हमारे मेटल्स हो जाएंगे। एक सेकेंड, ये बोरोन नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि जो बोरोन है वो हमारा 13 ग्रुप में एलिमेंट्स में लाई करता है और वो मेटल्स नहीं होते हैं, तो हम इसमें मेटल्स में बोरोन को नहीं लेंगे, सिर्फ हम किसको लेंगे, लिथियम, बेरिलियम को लेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहा है लिथियम एंड बेरिलियम आर द मेटल्स अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। सॉरी, ये क्या कर रही हूँ मैं, आंसर पढ़ दिया मैंने, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। ये 6th क्वेश्चन है। बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशंस इन द पीरियोडिक टेबल में देखना है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए जो हमारा मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक में होता क्या है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ना तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर घटता है। ये याद रखिए, लेफ़्ट टू राइट जाने में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर घटेगा, और टॉप से बॉटम जाने में क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल भी बता दूं कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो जब हम लेफ़्ट से राइट में जाते हैं ना
तो देखिए, जैसे मैंने आपको ऊपर भी एग्जांपल दी, जो पहला और दूसरा ग्रुप है हमारा वो क्या होता है, हमारा मेटल्स होता है, ठीक है। और लास्ट वाले जो होते हैं हमारे, जो रिएक्ट नहीं करते हैं एलिमेंट्स, हमारे नोबल गैसेस वगैरह, वो हमारे क्या होते हैं, ज़्यादातर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, गैस वगैरह जो होती हैं वो नॉन मेटल्स ही होती हैं। तो 16, 17, 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑलमोस्ट 13 में भी नॉन मेटल्स हैं, 14 में भी नॉन मेटल्स हैं, 15 में भी नॉन मेटल्स हैं, बट उनमें से कुछ हमारे मेटालॉइड्स भी हैं, ठीक है। तो मेन बात ये है कि पहले मेटल्स आए, फिर मेटालॉइड्स आए, और फिर हमारे क्या आते हैं, नॉन मेटल्स। तो हम देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट में जा रहे हैं, वहाँ पे मेटलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, नॉन मेटल बन रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाने में मेटलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और जब हम अप से टॉप से बॉटम में आते हैं तो क्या होगा, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फेरिडियम। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम टॉप से बॉटम में आ रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्वेश्चन ये बोला है, तो पोजीशन के अकॉर्डिंग तुम ये बताओ कि जो एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे दे भी दिए हैं एलिमेंट्स हमारे, एक हमारा गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक और ये SE का रहने दीजिए, बेरिलियम देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एलिमेंट दिए गए हैं, इनका पूछा हुआ है। तो इन एलिमेंट में जो हमारा गैलियम और बेरिलियम है, ये बहुत ज़्यादा मेटालिक होंगे, क्योंकि ये कहाँ पे लाई कर रहे हैं हमारे, बेरियम और गैलियम। बेरियम और गैलियम कहाँ लाई करते हैं हमारे, जो हमारा सेकंड वाला ग्रुप है उधर लाई करते हैं, ठीक है, सेकंड वाला ग्रुप। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड वाला तो आपको बताया ही कि क्या होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं क्योंकि मेटालिक होते हैं ये, ठीक है। तो इसमें ये बोला है कि मोस्ट रिएक्टिव होंगे। और जब हमारा BE मतलब बेरिलियम है और गैलियम है तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इनका साइज़ भी कैसा होगा, ज़्यादा ही होगा। और ग्रेटर टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने, जितना साइज ज़्यादा होता रहता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता रहता है। और जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होगा तो लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आसानी से लूज़ हो सकते हैं, वहाँ से हट सकते हैं, ठीक है। और मेटालिटी क्या होती है, जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा, जितना ज़्यादा छोटा साइज़ होगा तो न्यूक्लियर पावर भी ज़्यादा होगी, और न्यूक्लियर पावर ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगी, समझ में आया। तो साइज़ पे भी डिपेंड करता है। और ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाने में साइज़ जो है हमारा क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इसलिए मेटालिटी डिक्रीज़ होती है। और टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज़ होता है साइज़, इसीलिए जो मेटालिटी है वो हमारी इंक्रीज़ होती है। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आराम से अब हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि जो भी हमारे एग्जांपल दिए हुए हैं इनमें जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे वो हमारे होंगे बेरिलियम और गैलियम, ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि इनका बिगर साइज़ होगा और ग्रेट टेंडेंसी होगी इनकी इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने की, क्योंकि जब न्यूक्लियर ज़्यादा, देखिए बड़ा साइज़ होता है, अगर जैसे अगर मैग्नेट की बात करें तो क्या है, एक लिमिट तक ही तो इसका इफेक्ट रह पाता है ना मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ कोई पिन रखी है तो इसको थोड़ा ना कर पाएगा, ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे भी चीज़ होती है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। पर मैं आपको एक स्पेस लेकर मैं आपको कुछ ग्रुप्स बताना चाहूँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 18 ग्रुप बता देती हूँ मैं आपको। तो पहला ग्रुप जो है हमारा, पहला ग्रुप है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, फेरिडियम। आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ। हेलिना की रब से फरियाद, पहला जो ग्रुप है इसको आप याद कर सकते हैं, जो हमारा बहुत ही कैसा है, ये रिएक्टिव है और एल्कली मेटल बोलते हैं। इस ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स बोलते हैं, ठीक है।
दोबारा से बोल देती हूँ, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। नेक्स्ट देखिए सेकंड ग्रुप जो है हमारा, वो है हमारा सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। ठीक है, ये हमारा सेकंड, इसको बोलते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन, सॉरी एल होगा ये, अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब थर्ड ले लेते हैं। और जो पहला ग्रुप था हमारा, उसमें सारे ही जो लास्ट शेल होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे वाले में लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे हम तीसरा ग्रुप नहीं लेते हैं, हम क्या लेते हैं, 13 ग्रुप। ठीक है, क्या लेते हैं, 13। याद रखना आपको, इसमें क्या होता है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। इसमें शेल को हम अगर क्या करें, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 283। आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे मेटालॉइड्स भी थे और हमारे नॉन मेटल्स भी थे। 14 ग्रुप के एलिमेंट ले लेते हैं अगर हम, तो इसमें है कैटरीना सिलेजेंस, सलमान फाड़े, कैटरीना सिलेजेंस, सलमान फाड़े, कैटरीना सिलेजेंस, सलमान फाड़े। ये 14 ग्रुप के एलिमेंट है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, 284। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। ठीक है, ऐसे ही हम 15 ग्रुप देखें। मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ बहुत, क्योंकि अलग से वीडियो बननी चाहिए वैसे इसके लिए, बट फिर भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चंस थे काफ़ी और मैंने आपको बताया भी उनसे रिलेटेड क्या है। 15 ग्रुप का एलिमेंट्स जो हैं वो नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब बेईमान हैं। ठीक है, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब बेईमान, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान सब बेईमान। इसके ये जो ग्रुप है हमारा, इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 285 है ना। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे। ऐसे हम 16 ग्रुप के एलिमेंट को देखें अगर, उससे टी पो, ऊ स से टी पो, ऐसे याद कर लीजिए आप इसको। 16 ग्रुप के एलिमेंट हैं, उससे टीपो, उससे टीपो। ओके, इस 16 ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 286। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, इसलिए 2 वैलेंसी होगी। ऐसे आप बनाते चलिए जैसे जैसे मैं बताती चल रही हूँ। 17 ग्रुप के एलिमेंट जो हैं वो है, फिर कल बाहर, यहाँ CL है ये। ठीक है, कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। 17 ग्रुप के एलिमेंट है ये, और 17 ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें अगर हम तो होता है ये, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं। 18 ग्रुप हमारा, 18 ग्रुप है हमारा। इसको याद करने के लिए ऐसे कीजिए आप, हे ना, हे ना, हे नेहा कर लीजिए इसको, हे नेहा, हे ना, नेहा और करण,
हेना, नेहा और करण ने 0 रन किए। 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 ठीक है, तो ये था 18 ग्रुप एलिमेंट्स। और 18 ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 8 8 है। 8 अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, तो ना ये वाला शेल कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना ही कोई इलेक्ट्रॉन देगा। इसकी वैलेंसी जो है वो 0 हो जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आपको मेरा सपोर्ट लगा हो तो प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए कि मैं क्या कर रही हूँ आपके लिए। उसके लिए थैंक यू देखने के लिए मेरी वीडियो, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बनाए रहिए और ऐसी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।